बिहार में बीजेपी अपनी भूमि हार गई क्या? वो जहां उपचुनाव और 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बाद ये सवाल सियासी गलियारे में खूब तेजी से तैर रहा है। बीजेपी के सारे विरोधी वो जहां रिजल्ट से काफी खुश हैं, चाहे चुनाव हारने वाली वीआईपी पार्टी ही क्यों ना हो। मुकेश सहनी तो अपनी हार पर भी मिठाई बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि यह हमारी हार की जीत है। पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं कि मुकेश सहनी की इस हार में उनकी दूरगामी सफलता टिकी हुई है। वहीं बीजेपी की हार पर हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी काफी खुश हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने बहुत अधिक खुशी जाहिर नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि बीजेपी ने बोचहा में गलती कर दी, उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2 दिन पहले उन्होंने भगवान राम पर विवादित बयान देकर बीजेपी नेताओं को असहज कर दिया था, जबकि उनके नाम में खुद राम लगा हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी के आधार वोट बैंक की। बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार ये 2 जाति कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। बिहार में आजादी के 12 साल के बाद यानी कि 1960 से 1980 तक तकरीबन 3 दशक तक ब्राह्मणों का राज स्थापित रहा था। इस दौरान कई ब्राह्मण नेता उभर कर सामने आए थे। इनमें से कुछ सीएम की कुर्सी पर भी पहुंचे थे, लेकिन इनमें से केवल जगन्नाथ मिश्रा को छोड़कर बाकी किसी ने भी ब्राह्मणों की पहचान नहीं दिलाई। भूमिहारों में तो सिर्फ श्री बाबू ही सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। वे बिहार के पहले सीएम बने थे। उनके बाद आज तक कोई सीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंच सका है। लेकिन 1990 के दशक में मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स के दौरान अगड़ी और पिछड़ी जाति में बट चुके समाज के बीच बिहार में लालू यादव की सरकार बनी। लालू यादव ने माय समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर लगभग 1.5 दशक तक बिहार पर राज किया। इस दौरान आरजेडी के साथ कांग्रेस जुटी रही। इसमें अपना भविष्य नहीं देखकर भूमिहार और ब्राह्मण, जिसे हम लोग ब्रह्मऋषि समाज भी कहते हैं, यह समाज बीजेपी की ओर मुड़ गया। इन सब कारणों से बिहार में 1990 के बाद अगड़ी जाति से कोई सीएम नहीं बना। फ्लैशबैक में जाते हैं तो देखते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में 1990 के बाद से ही सभी पार्टियों का फोकस दलित वोट बैंक की तरफ चला गया। ऐसे में ब्रह्मऋषि समाज समेत राजपूत और कायस्थ बिरादरी के लोग बीजेपी में अपना भविष्य देखने लगे। बीजेपी को भी इसी मौके की तलाश थी। पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र ने इस नाराजगी को समय रहते भापा। इसके बाद चली गई सियासी चालों ने कांग्रेस के कैडर वोटों को बीजेपी ने अपने में शिफ्ट करा लिया। ये सब बीजेपी के वोट बैंक बन गए। इसमें भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत के मैक्सिमम नेता बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन इसी बीच बीजेपी के साथ जेडीयू की दोस्ती हो गई। नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि ने बिहार की जनता को अट्रैक्ट किया और 2005 में दोनों दलों की संयुक्त एनडीए सरकार ने आरजेडी सरकार को उखाड़ फेंका। इसी बीच जेडीयू ने भी सवर्ण वोट बैंक में सेंध मारी की, खासकर भूमिहार बिरादरी पर दांव लगाया। इसका उसे फायदा भी मिला। तब ललन सिंह, आनंद सिंह, सुनील पांडे, नीरज कुमार समेत अन्य नेता जेडीयू के साथ आ गए। लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण समाज के कुछ नेता तब भी आरजेडी से जुड़े रहे। इसी बीच 2015 में जेडीयू का बीजेपी से मोहभंग हो गया। 17 साल से चली आ रही दोस्ती टूट गई। नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिला लिया। इसके बाद बीजेपी विपक्ष में चली गई। हालांकि 2017 में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी ने केंद्र की बदौलत समीकरण सेट किया और वह जेडीयू की तुलना में ज्यादा ताकत में आ गई। इसकी बानगी 2020 में देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान चुनाव के पहले बिहार बीजेपी पर सवर्ण नेता जैसे सच्चिदानंद राय, सीपी ठाकुर ने मोर्चा खोलने के बाद सवर्ण वोटरों को ये लगने लगा कि यहाँ भी उनकी कोई कद्र नहीं रही। तब तक आरजेडी की चाबी तेजस्वी यादव के पास आ गई। लालू यादव जेल प्रकरण के बाद हाशिए पर चले गए। तेजस्वी ने नया समीकरण सेट किया। उन्होंने A to Z का नारा दिया, लेकिन उनका पूरा फोकस सवर्णों पर रहा।
आरजेडी पर लगे माय समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के ठप्पे को वो धुलने में लग गए। एक हद तक इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। आरजेडी ने बदलती सियासत को भांपते हुए जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भूमिहार नेताओं को आरजेडी में तरजीह मिलने लगी। मोकामा से अनंत सिंह को 2020 के चुनाव में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि इसी दौरान कांग्रेस ने अजीत शर्मा को विधायक दल का नेता बनाया। ये भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं इसी समाज से आने वाले ललन सिंह को जेडीयू ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन भूमिहार समाज को आरजेडी में अपना भविष्य दिखने लगा है। बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में तेजस्वी ने 5 भूमिहार नेताओं को टिकट देकर भूमाय समीकरण की अघोषित रूप से प्राथमिकता भी दी थी। यानी मुस्लिम यादव समीकरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुस्लिम यादव के साथ भूमिहारों को भी जोड़ा। इनमें से 3 नेता चुनाव जीत भी गए। सभी उम्मीदवारों ने बोचहा उपचुनाव में नई समीकरण को अमली जामा पहनाया और भूमिहार बाहुल्य इलाका आरजेडी ने 17 साल के बाद अपने नाम किया और यहां अपना परचम लहराया। आपको बता दें कि 2020 चुनाव में 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में 64 उम्मीदवार अगड़ी यानी कि स्वर्ण जाति से विधायक बने थे, जबकि 2015 में सवर्ण जाति के विधायकों की संख्या 52 थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में सवर्ण विधायकों में राजपूत जाति से 28, भूमिहार जाति से 21, ब्राह्मण जाति से 12 और कायस्थ जाति से 3 विधायक जीते थे। 2015 की तुलना में कायस्थ समाज छोड़कर बाकी की 3 जातियों के विधायकों की संख्या बढ़ गई थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो 1990 से ही सवर्ण वोटर और उनकी प्रायोरिटी हाशिए पर रही है। लेकिन बदलते समय के साथ अब भूमिहार समाज आरजेडी की ओर मूव करने लगा है। अभी तो सिर्फ नेताओं ने अपना दांव खेला है, वहीं भूमिहार वोटरों ने रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर तेजस्वी अगले 3 साल तक इस समाज के अंदर अपने प्रति प्रेम जगा पाए तो 2025 में उनकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। बहरहाल भूमिहार नेताओं की माने तो बीजेपी से उसका परंपरागत वोटर भूमिहार समाज काफी नाराज चल रहा है। इसमें सेंधमारी करने में आरजेडी लगभग सफल हुआ है। एमएलसी चुनाव और बोचहा उपचुनाव में देखने को भी मिला है। अब आरजेडी के टिकट पर ब्रह्मऋषि समाज के कई नेता विधायक और विधान पार्षद बन गए हैं। ऐसे में बोचहा उपचुनाव ने भी बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दिए हैं। बोचहा में तो भूमिहार जाति के युवा खुलकर आरजेडी की बात करते नजर आ रहे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार में जो नया समीकरण दिख रहा है, इसका बेशक आने वाले चुनावों में असर दिख सकता है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।